बैक टू द चैनल माई सेल्फ आयशा कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जो कि बिहार के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने इस बुक का, आपके कोर्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रखा था जिसमें हम लोगों ने यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन लिटरेचर एज अ होल क्या होता है उसकी समरी दी थी, उसका इंट्रोडक्शन दिया था एंड आपके सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, जिसके थ्रू आप इजीली जो टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो स्टोरीज आपकी बुक में दी हुई हैं, वो आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। डू चेक दैट वीडियो आउट। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक का, आपके कोर्स का यूनिट 1 जिसका नाम है होमर्स द इलियड। सो जब हम होमर की बात कर रहे होते हैं, या मैंने हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जब हम इलियड या होमर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो पूरा जो है एंशिएंट ग्रीक का ही सेक्शन है। पूरा सेक्शन जो है वो एंशिएंट ग्रीक में इंक्लूड किया जाता है एंड उसमें भी हम लोग जब बात करते हैं होमर की तो हम 8th सेंचुरी या 8th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट का टाइम चल रहा है। अभी क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, क्रिश्चियन या कह सकते हो जीसस क्राइस्ट की जो है बर्थ अभी तक नहीं है। ओके, सो पहले जल्दी से हम हमारे जो पोएट, हमारे जो ऑथर है उनके बारे में बात कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आएंगे इलियड पे। एंड इलियड का आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एक एपिक है। एपिक मीन्स इट्स एन आप कह सकते हो हिंदी में हम ऐसे कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य है ये, जैसे हमारे महाभारत और रामायण है वैसा ही है ये। आप कह सकते हो कि ग्रीक का ये। ठीक, मैं महाभारत से इसका कंपैरिजन करूंगी क्योंकि महाभारत में ही एक्चुअल जो वॉर हुई थी वो दो फैमिलीज के बीच में हुई थी एंड टू सम एक्सटेंट आप इसको रामायण से भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि सिंपल से था कि सीता जी का हरण हुआ था रामायण में एंड यहाँ पे भी जो क्वीन है उसका आप कह सकते हो किडनैपिंग हुई है, अडॉप्शन हुआ है। ठीक है, एंड इसी की वजह से ये पूरी जो वॉर थी जो इलियड की वो लिखी गई थी। और इलियड में जब हमने बात की तो हम बात करते हैं ट्रोजन वॉर की। ग्रीक्स की सबसे फेमस या कह सकते हो मिथोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर रही है वो ट्रोजन वॉर रही है। ठीक, इसमें भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई हैं। एक तो होमर ने लिखी है, इससे इंस्पायर होकर कई सारे ऑथर्स ने, पोएट्स ने अपनी एक अलग इंटरप्रिटेशन भी लिखा है। ठीक है, सो जब आप ग्रीक के बारे में पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है होमर के पढ़ने में, या पर्टिकुलरली जब मैं इलियड की बात करती हूँ तब, तो इसमें ग्रीक मिथोलॉजी पे बहुत फोकस किया गया है एंड ग्रीक्स जो गॉड है उनको इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप इस टॉपिक को या इस पोएम को जो है, इस एपिक को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के लिए समझना चाहते हैं तो एक बुक आती है ग्रीक मिथोलॉजी फॉर बिगनर्स। आप उस बुक को रेफर कर सकते हो, उस बुक को पढ़ सकते हो आप। ठीक है, एंड उस बुक में प्रॉपरली दिया हुआ है कि कौन से गॉड्स हैं, कौन से किस गॉड की क्या पावर है। ठीक है, गॉड्स के बारे में, मिथोलॉजी के बारे में, ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आपको दिया है। वो बहुत ही आप कह सकते हो बच्चों के लिए दिया हुआ है। बुकिश लैंग्वेज नहीं है, टिपिकल लैंग्वेज नहीं है, आप इजीली इस बुक में ग्रीक मिथोलॉजी को समझ पाओगे। ओके, एंड इलियड इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी एंड इसमें भी कई सारे गॉड्स जो प्रोमिनेंट ग्रीक गॉड्स हैं वो आएंगे। ठीक है, सो होमर की बात करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं हमारी कैरेक्टर्स की बात। ओके, सो जब हम होमर की बात करते हैं तो ये तो हम श्योर है कि ये 8th सेंचुरी बीसी में बॉर्न हुए थे एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट पोएट्स। आप कह सकते हो कि वेस्टर्न जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो होमर का नाम बहुत ईजिली सबके सामने आ जाता है। जैसे फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो सोक्रेट्स और प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके नाम बड़े ईजिली आ जाते हैं। फ्रांसिस बेकन का नाम बहुत ईजिली आ जाता है। जॉन लॉक का नाम बहुत ईजिली आ जाता है। वैसे ही जब हम वेस्टर्न लिटरेचर की बात करते हैं या पर्टिकुलरली यूरोपियन लिटरेचर की बात करते हैं तो होमर का नाम सबसे पहले आ जाता है। एंड होमर की जो सबसे दो फेमस आप कह सकते हो वर्क्स रहे हैं, जो दो फेमस रचनाएं रही हैं जिनको जो होमर को फॉलो करते हैं उनका कहना भी ये है कि ये दोनों जो है वो इनकी बेटियां हैं। ठीक है,
एक पोएट के लिए उसके ऑफस्प्रिंग्स है, उसके जो बच्चे होते हैं वो उसके वर्क्स ही होंगे। सो इन दोनों वर्क्स को, इलियाड को एंड ओडिसीज को, दोनों को ही होमर का जो है, आप कह सकते हो दोनों को ही होमर की बेटियां भी माना जाता है। ओके, एंड जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि होमर के बाद यानी कि क्लासिकल के बाद पीरियड आता है मिडिल एजेस का, जिसमें आते हैं क्रिश्चियंस। एंड क्रिश्चियनिटी ने क्या किया था, या चर्च ने क्या किया था, जो एंशियंट लिटरेचर था उसे उन्होंने हटा दिया था, जो ग्रीक लिटरेचर था उन्होंने धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो होमर के बारे में एज सच हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज ऑफ द डार्क पीरियड। ठीक है, डार्क एजेस की वजह से जो लिटरेचर डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी वजह से हमारे पास होमर के ना ज़्यादा वर्क्स हैं, ना ही ज़्यादा होमर के बारे में हमें पता है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होमर की है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो हमारे पास है कि होमर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एंड फर्स्ट ग्रीक ऑथर है। ठीक है, एंड इनका जो पूरा नाम है वो हमें नहीं पता, हमें बस होमर का पता है कि होमर इनका नाम था। एंड अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि ये 8th या 9th सेंचुरी BC में बॉर्न हुए थे। ठीक है, एंड ट्रोजन वॉर जब हुई थी, एक एस्टिमेट है कि ट्रोजन वॉर जो है वो 12th सेंचुरी के आसपास हुई थी। एंड ट्रोजन वॉर का जो रिटन मटेरियल है वो ऑब्वियसली वॉर के बारे में तब बात होगी जब वो वॉर हो जाएगी तो। ठीक है, BC की बात हो रही है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि मैम 8th सेंचुरी ये 12th सेंचुरी में हुआ है। BC की बात हो रही है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, तो 12th सेंचुरी पहले आया, फिर 11th सेंचुरी आया, फिर 10th सेंचुरी आया। ठीक, BC की बात कर रही हूँ, तो डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो ट्रोजन वॉर 12th सेंचुरी में हो गई है, उसके बाद होमर का बर्थ हुआ एंड उसके बाद उन्होंने जब ट्रोजन के बारे में पढ़ा तब उन्होंने अपनी पोएम लिखी। ठीक है, एग्जैक्टली किसी को आइडिया नहीं है कि ये किस सिटी में या किस टाउन में बॉर्न हुए थे। सो एक रफ एस्टिमेट दिया जाता है कि कई सारी एंशियंट ग्रीक सिटीज थी जहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, जिसमें से कुछ आ जाते हैं सिसियोस, सेमिस, एओस, आर्गोस, एथेंस। एथेंस तो सबको पता होगा, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ठीक है, एथेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ग्रीस की बात करते हैं या ग्रीक लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जितनी भी हमारे पास आप कह सकते हो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बस एक अंदाजन लगाते हैं कि वो इनकी पोएट्रीज के थ्रू एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ऐसे होमर होंगे। ठीक है, एंड इसी वजह से माना जाता है कि इनकी द ओडिसीज जो बुक थी उसमें एक कैरेक्टर था डेमोडोकस। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। डेमोडोकस जो कि खुद में एक मिनिस्टर था एंड एक ब्लाइंड पोएट था। ठीक है, एंड होमर को जो है माना जाता है कि वो ब्लाइंड थे एंड वो एक किंग के अंडर काम करते हैं। ठीक, सिंपल सा है कि वो खुद को अपनी पोएम में पोर्ट्रे करना चाह रहे थे एंड इसी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं या जो राइटिंग्स हैं, जो स्टाइल है वो डेमोडोकस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसी वजह से माना जाता है कि होमर खुद भी ब्लाइंड थे। सो जब भी आप होमर के बारे में पढ़ोगे या कहीं पर भी उनका कोई स्टैचू या बस्ट देखोगे तो वो हमेशा एक ऐसे आदमी का रहेगा जिसके कर्ली बाल हैं एंड आईज जो है वो नहीं है या वाइट है पूरी तरीके से, क्योंकि ब्लाइंड को रिप्रेजेंट करने का वही एक तरीका था। नेक्स्ट पॉइंट, जो होमोडोरेंस थे या जो होमर को फॉलो करते थे, उन्होंने कहा कि इनकी 2 बेटियां रही हैं, जिसका एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन यही जा रहा है कि उनकी जो 2 महाकाव्य थे, 2 एपिक्स जो थी वो उनके ऑफस्प्रिंग से। ठीक है, जब हम इलियाड की बात करते हैं तो इलियाड में उन्होंने ग्रीस और ट्रोजन्स के बीच में जो वॉर हुई थी, ट्रोजन वॉर, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है एंड इसी पे बेस करके इनकी दोनों एपिक्स बनी है। इलियाड पे इन्होंने वॉर के बारे में दिखाया है एंड द ओडिसीज में वॉर के बाद जब वॉरियर्स जो है वो वापस अपने टाउन जाने लगते हैं, अपनी सिटी जाने लगते हैं, तब वो क्या फेस करते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने होमर और ओडिसीज में दिया है। ओके, अगर हम होमर के ओरिजिन की बात करते हैं तो वो ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी के थ्रू आता है एंड ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक लिटरेचर में रहे हैं। इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो एपिक फॉर्मेशन में थी, इन्होंने पोएटिक फॉर्मेशन में ही चीज़ें लिखी हैं एंड जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो या कोई भी लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि लिटरेचर में सबसे पहले पोएट्री आना शुरू हुई एंड उसके बाद प्रोज एंड बाकी सब चीज़ें आना शुरू हुई। ठीक है,
चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो यूरोपियन लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, सब में यही पैटर्न फॉलो हुआ है कि पहले पोएट्री आई है और उसके बाद आगे प्रोज, फिक्शन, बाकी सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स जो होमर के, मतलब ऑब्वियसली द इलियाड और द ओडिसीज तो हैं, बट इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स बची रह गई थी, जिसमें से एक है द एपिक सर्कल, एंड इसके अलावा होर्मिक हाइम्स भी एक इनका कलेक्शन है, जिसमें इन्होंने हाइम्स हैं तो प्रार्थनाएं हैं गॉड्स को लेके वर्शिप करने के लिए, तो 33 गॉड के लिए सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने अलग अलग गॉड्स को डेडिकेट। बाकी एस्पेक्ट्स हमारे पास नहीं है। इलियाड के बारे में जल्दी से बात करते हैं, वैसे तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में ही बात कर रहे होंगे। इलियाड एशियन ग्रीक पोएम या एपिक है, ठीक है, एंड इसके जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं, जितने भी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो सब खुद में वॉरियर्स हैं। हो सकता है किसी गॉड के बेटे हों या किसी निम्फ के बेटे हों, निम्फ अप्सरा को कहते हैं, ठीक, किसी निम्फ के बेटे हों, एंड ऑब्वियसली ये स्टोरी ऐसी है जिसमें गॉड्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ओवरऑल स्टोरी लाइन इसकी यही है कि एक किंग रहते हैं, उनकी वाइफ को कोई अबडक्ट कर लेता है, किडनैप कर लेता है, एंड किडनैप भी क्या करता है, वाइफ खुद जाती है, ठीक है, बट वो प्रेजेंट इस तरीके से होता है कि लगता है कि किडनैपिंग हुई है। ओके, मैं जब स्टोरी डिस्कस कर लूँगी तब मैं बात करूँगी इस बारे में। ओडिसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ओडिसीज जो है ट्रोजन वॉर जब खत्म हो गई थी, उसके बाद जो हीरोज वापस आ रहे थे वॉर जीतने के बाद, उसको उसके रिगार्डिंग जो उनकी जर्नी थी उसके बारे में ओडिसीज में इन्होंने बात की है। ओके, होमर की जब हम लेगेसी या उनके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कई सारे ग्रीक स्कॉलर्स या आप कह सकते हो ग्रीक पोइट्स हैं जिनको इन्होंने हाईली इन्फ्लुएंस किया है, जिनके वर्क्स को इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, एंड वो उनके वर्क्स में बहुत अच्छे से देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, इनके वर्क्स को सबसे पहले जो कंपाइल या आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज करके पूरा एक कलेक्शन, अब ऑब्वियसली इन्होंने स्टार्टिंग में ही तो कुछ नहीं स्टार्ट कर दिया होगा कि मैं डायरेक्ट एक बुक बनाऊंगा, ठीक है, तो इन्होंने बस मैटर लिखा था, वो प्रेजेंट किया था, दैट्स इट। सबके सामने वो गा के सुनाते थे, पोएम्स हमेशा गा के सुनाई जाती हैं, बट इनकी डेथ के बाद जो मतलब जो ऑथर्स आए या जो पोएट्स आए जिनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने मिलके एथेनियन पेसिस्ट्रस एक ग्रुप बना जिसमें इन्होंने जिसके जो मेंबर्स थे उन्होंने मिलके जो है होमर की जो पोएम्स थे उनका एक प्रॉपर कलेक्शन बनाया, ठीक है, एंड इसके बाद जो है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी फ्लोरेंस 1488, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि होमर ने सिर्फ ग्रीक्स को ही इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, होमर ने बाकी जो आगे के नए जनरेशन के ऑथर्स आए, नए जनरेशन के पोएट्स आए, उन्हें भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जिसमें सबसे कॉमन नाम जो आता है वो डांटे का आ जाता है, जोसेफ का आ जाता है, जेम्स जॉयस का आ जाता है। जेम्स जॉयस खुद में एक मॉडर्न राइटर है, सोचिए एक एंशिएंट राइटर का इन्फ्लुएंस एक मॉडर्न राइटर पे हो रहा है, इतना ज़्यादा आप कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल वर्क्स थे होमर के। ओके, अब कुछ ऐसे वर्क्स को देख लेते हैं जो होमर के इन्फ्लुएंस के थ्रू आए हैं, एंड ये बात आप याद रखिएगा कि होमर खुद 8th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे, बट इनका जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा 3rd सेंचुरी के अराउंड देखने को मिला है। ऑलमोस्ट पूरा ग्रीक इनके इन्फ्लुएंस में आ चुका था, एंड जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री यूरोप में रिलीज हुई वो होमर की ही थी, ठीक है। कुछ वर्क्स देख लेते हैं जिन्हें इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो सबसे पहले आ जाता है द ग्रेट विज़र्ड ऑफ ऑज, एल फ्रैंक की बुक है, एंड विज़र्ड ऑफ ऑज आई थिंक सबने नाम, अगर मूवी नहीं देखी होगी, बुक नहीं पढ़ी होगी, तो नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। इवन टॉम एंड जेरी की भी एक मूवी बनी थी विज़र्ड ऑफ ऑज पे, ठीक है। इसके अलावा डांटे की इन्फर्नो बुक जो है वो भी होमर के वर्क्स पे ही इन्फ्लुएंस हुई है। हार्ट ऑफ डार्कनेस भी जोसेफ की बुक है ये, एंड ये भी जो है वो होमर की वर्क्स पे इन्फ्लुएंस होकर बनी, ठीक है। उलिसीज जेम्स जोस की जो है ये सीधा रेफरेंस डायरेक्ट होमर का ही है, होमर की वर्क को जो है इन्होंने अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। ओके, सो ये है हमारे, या आप कह सकते हो ये थी हमारे जो पोएट थे होमर, उनके बारे में। अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। एंड मैंने कहा ये महाकाव्य है, एपिक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रहने वाले हैं,
लिस्ट आपको खुद से बनानी पड़ेगी, लिस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यस, इनके नाम बहुत एब्सर्ड होने वाले हैं। हम इंडियंस नाम से जो इंडियन नेम्स होते हैं उनसे फेमिलियर हैं, तो ग्रीक्स के जो नेम है वो थोड़े से अजीब लगेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इलियाड की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें 3 आपके ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप जो बन जाएगा वो बन जाएगा ग्रीक्स का, ठीक है। इन्हें हम लोग आर्कनाइंस भी कहेंगे, आर्कनाइंस भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं को ही जो है, ये ग्रीक्स को ही आर्गिव्स भी कहा गया है और डानेंस भी कहा, ठीक। दूसरा ग्रुप हमारा आ जाता है ट्रोजन का, ठीक है। एंड तीसरा ग्रुप आ जाता है हमारा जो गॉड्स हैं या जो मिस्टिकल बीइंग्स हैं, मिथिकल बीइंग्स हैं उनका, ओके, मिथिकल बीइंग्स, ठीक। 3 कैटेगरीज रहेंगी, 3 कैटेगरीज के कैरेक्टर्स आपको ओवरऑल पूरे एपिक में देखने को मिलेंगे। एंड उसी बेसिस पे हमने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स को डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कनेंस की या आर्गिव्स की या डानेंस की या इन जनरल ग्रीक्स की, ठीक है। ग्रीक्स भी इन्हें रिफर किया गया। तो ग्रीक्स में जो सबसे पहला कैरेक्टर आया वो है एक्लीस का। सबसे पहला कैरेक्टर आता है एक्लीस, जिन्हें के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिंपल से बताना चाहूंगी, इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन ग्रीक मिथोलॉजी। अगर हम इंसानों की बात कर रहे होंगे या आप कह सकते हो कि गॉड का कम से कम इन्फ्लुएंस किसी इंसान पे रहा हो तो वो एक्लीस ही, ठीक है। खुद में ये जो है सी नीव, थेटिस और किंग पेलेस, सॉरी किंग नहीं है, ये मिलिट्री मैन है, आप कह सकते हो जर्नल है, पेलेस इनके बेटे। पेलेस एक आप कह सकते हो कि जर्नल थे ये, आप एक किंग के अंडर जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते थे, अपनी ब्रेवरी के लिए वो जाने जाते थे। एंड उनकी वाइफ थी थेटिस। थेटिस एक सी निम्फ है, आप ये कह सकते हो कि वो एक अप्सरा थी जो समुद्र में प्रेफर करती थी रहना, ठीक है। तो इन दोनों ने अल्टीमेटली शादी की एंड उसकी वजह से एटलीस्ट कबोन हुए थे एंड ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। एंड ये इनकी जो पूरी ग्रुप थी या आप कह सकते हो जो टीम इनके अंडर आती थी उनका नाम था मेरमिडॉन्स, ठीक है। मेरमिडॉन्स इनके ग्रुप का नाम। जैसे अलग अलग किंग्स होते हैं तो हर किंग का अपना एक ग्रुप होगा, अपनी एक आर्मी होगी। तो एक्लीस की जो आर्मी थी या एक्लीस के जो आदमी थे जो एक्लीस के लिए लॉयल थे उनका नाम था मेरमिडॉन। बाकी मैं स्टोरी में नहीं जा रही हूँ, स्टोरी यहाँ थोड़े से स्टोरी के बारे में दिया, मैं उस पर नहीं जा रही, अभी सिर्फ जो कैरेक्टर है उनका एक इंट्रोडक्शन ले रही हूँ। तो एक्लीस आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हो फाइटर, ब्रेव फाइटर। एंड इनकी जो आर्मी थी उनका नाम था मर्मिडॉन्स, ठीक। नेक्स्ट वॉरियर जो आते हैं उनका नाम था एगमेम्नन या आर्टरीज इनका नाम ले सकते हो। ही इज द ब्रदर कौन से किंग मेलेनस, जो कि स्पार्टा के किंग थे। स्पार्टा खुद में एक आप कह सकते हो किंगडम है, उसके किंग थे मेलेनस। एंड मेलेनस के ब्रदर थे, बेटे नहीं ब्रदर थे, एगमेम्नन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, एटलीस्ट की तरह ही है, बट ही इज टू आप कह सकते हो टू सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ ऑब्जॉर्व्ड। ये खुद को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये एक्लीस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इलियाड में जो है इनके और एक्लीस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये स्ट्रॉन्ग है बट एरोगेंट है, सेल्फिश है, रेकलेस सोचते हैं एंड ये सेल्फ सर्विंग काइंड ऑफ लीडर है। जैसे मैंने कहा ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये थोड़े से एक्लीस की तरह ब्रेव तो है बट ओवरऑल जो कैरेक्टर है वो एक्लीस का और इनका अपोजिट है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेट्रोकस का। पेट्रोकस आप कह सकते हो ये एक्लीस के बेस्ट फ्रेंड है, BFF है। एक्लीस के साथ उन्होंने लड़ाई करना भी सीखा था, एक्लीस का साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है। एंड स्टोरी में जब पेट्रोकस की डेथ हो जाती है तब एक्लीस कहते हैं कि मैं फिर से वॉर में पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है। बीच में मैंने कहा ना कि एवनन और एक्लीस के बीच में लड़ाई होगी जिसकी वजह से वो वॉर से हट जाएंगे कि अब मेरी टीम जो है वो, मेरी जो आर्मी है वो इस वॉर का हिस्सा नहीं रहेगी, ओके। तो पेट्रोकस
एक्लीस को समझाने की कोशिश करता है। जब एक्लीस नहीं मानता तो कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे अपना आर्मर दे दो, तुम्हारा प्रेजेंस ही काफ़ी होगा। तो पेट्रोकस एक्लीस बन के एक्लीस का आर्मर पहन के चले जाते हैं, बट वॉर में उनकी डेथ हो जाती है एंड बहुत ही ब्रूटल डेथ होती है उनकी। लाइक ऐसा नहीं है कि बस हल्का सा मार दिया एंड ही डाइज, बहुत ही बुरे तरीके से उनको मारा जाता है एंड एक्लीस सिर्फ इनकी मौत का बदला लेने के लिए वॉर में दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है ओडिसीज का। ओडिसीज बहुत ही वाइज किंग है, ब्रेव तो है ही, बट ये अपनी समझदारी एंड आप कह सकते हो कि अपने ओरेटर स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं एंड ये एज अ आप कह सकते हो मैसेंजर वर्क करेंगे ताकि जो वॉर है उसको टाला जा सके। ये बहुत कोशिश करते हैं कि वॉर को टाला जा सके एंड ही कैन गो बैक टू हिज फैमिली। ठीक है, यही एक किंग रहते हैं, लाइक वन ऑफ द किंग्स रहते हैं जो चाहते हैं कि ये वॉर ना हो, क्योंकि इन्हें पता है अगर वॉर होगी तो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक होगा, बहुत ही ज़्यादा वास्ट लेवल पे होगा एंड ऐसा वॉर जो है वो ट्रोजन और ग्रीक्स के बीच में नहीं अकर होना चाहिए। ये पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक कैरेक्टर है नेस्टर का। नेस्टर भी कोशिश करते हैं, वो भी किंग है एंड वो भी कोशिश करते हैं कि वॉर ना कर करे, बट वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। एंड एक बात आप याद रखिएगा कि ओडिसीज की समझदारी एंड उनके स्टेटस की वजह से ही हर कोई उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता है एंड बहुत इंस्टेंसेस ऐसे होंगे स्टोरी में या एपिक में जहाँ पे एग्नान और एक्लीस की लड़ाई हो रही होगी, दोनों लोग इम्पल्सिव चॉइसेस ले रहे होंगे एंड वहाँ पे ओडिसीज बीच में आके दोनों को अलग करेंगे। ओके, सो आप कह सकते हो जो थॉट ऑफ रीजन है या आप कह सकते हो कि वॉइस ऑफ रीजन है वो पूरी स्टोरी में ओडिपस को दिखाया गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूमिस का। ड्यूमिडस या थिडिडस। ठीक है, ड्यूमिडस जो है ये होमर का एक नॉर्मल कैरेक्टर प्ले करेंगे इलियाड में। वॉरियर है ये, बट इनका एज सच स्ट्रॉन्ग रोल नहीं रहेगा, बट एक प्रोमिनेंट रोल आपको एपिक में देखने को मिलेगा। ओके, एंड ये जो है ये एक ग्रीक हीरो थे, उनके बेटे हैं जिनका नाम है थिडिडस। ओके, अपनी ब्रेव स्किल्स वॉरियर स्किल्स के लिए ये जाने जाएंगे। ये आप कह सकते हैं एक माइनर कैरेक्टर है। ठीक है, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस या उतना ज़्यादा फोकस इन पे नहीं रहे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ग्रेट एजेक्स और लिटिल एजेक्स। ग्रेट एजेक्स, इनको एजेक्स द ग्रेट भी बोला गया है, ग्रेटर भी बोला गया है, एजेक्स ऑफ टेलमोनिया भी बोला गया है एंड ये आप इस तरीके से ले सकते हो जैसे महाभारत में भीम थे, अपने आप कह सकते हो स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, वैसे ही इलियाड में ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाएंगे। इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे एक्लीस है वो ब्रेव है एंड उनके पास आप कह सकते हो उनके पास एक वेपन को होल्ड करने की स्किल है, भाला वो बहुत अच्छे से होल्ड कर ले लेते हैं। ग्रेट एजेक्स जो है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा जाने जाएंगे एंड इनकी जब भी एपिक में फाइट होगी तो वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है बहुत ज़्यादा शोकेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं लिटिल एजेक्स। मोस्टली लोग ग्रेट एजेक्स और लिटिल एजेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होइएगा। ग्रेट एजेक्स जो है वो खुद में एक किंग है। ठीक है, ही इज द किंग एंड लिटिल एजेक्स जो है वो एक कमांडर है, ग्रीक का एक कमांडर है। ग्रीक एक छोटी सी आप कह सकते हो एक छोटे से कमांडर के बेटे हैं जिसका नाम है ओलियस। ठीक है, ओलियस एक कमांडर है ग्रीक आर्मी का, उसके ये बेटे हैं। अगेन ये अपने फाइटिंग स्किल्स के लिए जाने जाएंगे, अपने रिफ्लेक्स के लिए जाने जाएंगे, अपनी क्विक विट के लिए जाने जाएंगे ओवरऑल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है नेस्टर का। नेस्टर के बारे में मैंने बता दिया कि ये वॉइस ऑफ रीजन की तरह वर्क करेंगे, ये वॉर को ना होने देने पे बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, एंड ही इज द किंग ऑफ फीलस एंड ये सबसे ओल्डेस्ट है ग्रीक्स में या किंगडम्स में सबसे ज़्यादा ये ओल्डेस्ट है। तो ये एडवाइस अच्छी देंगे बट वॉर में आज से जिनका पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, ये वॉरियर्स को डायरेक्ट कर रहे होंगे, कमांड कर रहे होंगे, बट ये किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे
वॉर में। एंड यही दोनों किंग्स हैं, आप कह सकते हो नेस्टर और ओडिसियस ही हैं, जो वॉर को ना होने देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मिलेनस का। मिलेनस, किंग मिलेनस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये स्पार्टा के किंग हैं। एंड ये थोड़े से गुस्से में हैं इस समय, क्योंकि हुआ ये रहता है कि स्टोरी जो बेस थी कि भाई एक किंग थे जिनकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया था। तो एक्चुअल स्टोरी ये थी कि किंग मिलेनस के किंगडम में जो है पेरिस आते हैं, ये प्रिंस पेरिस है ट्रोजन के, ये आते हैं वहाँ पे, ये कुछ टाइम तक रहते हैं एज अ मैसेंजर हुआ है, तो उनका वेलकम बहुत अच्छे से किया जाता है। एंड जितने टाइम प्रिंस पेरिस स्पार्टा में रहते हैं उतने टाइम में पेरिस को मिलेनस की वाइफ हेलेन से एंड हेलेन को पेरिस से प्यार हो जाता है। तो इवेंचुअली जब प्रिंस पेरिस को प्यार हो जाता है तब वो धोखा देते हैं मिलेनस को एंड वो हेलेन को लेके भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो मिलेनस के नज़र में हो रहा है कि हेलेन को किडनैप किया गया है एंड ये पूरा प्लॉट बनता है। हेलेन और पेरिस मिलके एक प्लॉट बनाते हैं कि हम ऐसे दिखाएंगे कि उनको लूटा गया है। सो उनका ट्रेजर लूट लिया जाता है, उनका जितने भी आप कह सकते हो रॉयल्टीज रहती हैं उनके पास, वो सब पेरिस अपने साथ लेके जाते हैं, लूट लेते हैं उसे एंड उसी के साथ वो हेलेन को भी ले जाते हैं। एंड जब वो हेलेन को ट्रॉय लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो कह देते हैं कि हेलेन अपनी मर्जी से आई है। तो अब ये दोनों पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। ट्रॉयस को लग रहा है कि भाई वो जब अपनी मर्जी से आई है यहाँ, देन वी शुड डिफेंड हर। ठीक, एंड यहाँ जितने भी ग्रीक्स हैं, जो स्पार्टा है, मिलेनस जो है, उन्हें हो रहा है कि मेरी वाइफ को किडनैप किया गया है, देन आई हैव टू डिफेंड हर एंड फाइट। ठीक है, मुझे लड़ना पड़ेगा ताकि मैं अपनी इज्जत बचा सकूं और अपनी वाइफ की इज्जत को बचा सकूं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से पूरी ट्रोजन वॉर होती। तो मैंने आपको ओवरऑल ब्रीफ दे दिया, किंग मिलेनस के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है हमारा आइडोमेनस का। सो आइडोमेनस जो है ये एक प्रोमिनेंट ग्रीक लीडर है। ट्रोजन वॉर में ये एक वॉरियर की तरह काम करेंगे एंड ये क्रेट एक छोटी सी सिटी है, आप कह सकते हो टाउन है या किंगडम है ग्रीक का, वहाँ पे ये है, वहाँ के किंग है ये। एंड ही इज द डिसेंडेंट, यानी कि सन ऑफ गॉड जूस। अपने बैटल स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, ये अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं ये बैटलफील्ड। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है हमारा मैकनॉन का। मैकनॉन एक साइड कैरेक्टर रहेगा, अगेन एक छोटा सा माइनर कैरेक्टर है। ये बहुत ही स्किल्ड हीलर है, वॉरियर है ग्रीक्स का। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है कैल्कस का। कैल्कस ये एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि बताते हैं कि एग्नन और अल्क्लेस के बीच में लड़ाई होगी एंड ये लड़ाई किसी तरीके से बचानी है। अगर ये लड़ाई अकर कर जाती है देन एक प्लेग आएगा जिसकी वजह से जो ग्रीक्स हैं वो वॉर हार जाएंगे। ठीक है, बुक 1 में ही इस बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, सो ये भी एक माइनर कैरेक्टर है, एक एस्ट्रोलॉजर है जो वॉर के आउटकम्स को बता रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो ये एक फॉर्च्यून टेलर है जो आगे की स्टोरीज को बता रहे होंगे, भविष्यवाणी कर रहे होंगे कि कहानी में आगे होना क्या है। ओके, पेलेस के बारे में मैंने पहले बता दिया, ही इज द फादर ऑफ एल्क्लीस एंड ये एक सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। खुद में ये एक हीरो है, वॉरियर है एंड ही इज द ग्रैंड सन ऑफ गॉड जूस। आपको रियलाइज हो रहा है कि भैया गॉड के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड टू सम एक्सटेंट गॉड भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इलियाड में इन्होंने बस वॉर में पार्टिसिपेट किया है, बाकी एक सेकेंड स्टोरी रहती है आर्गोनॉट्स की जिसमें पेलेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है फीनिक्स का। फीनिक्स एक यंग वॉरियर है, एक यंग मैन है जो कि एक्लीस को असिस्ट करेगा एंड जब एग्नॉन और एक्लीस के बीच में लड़ाई हो रही होगी तभी फीनिक्स बीच में आके दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि एक तरीके का कन्वर्सेशन या आप कह सकते हो एक तरीके की ट्रूस दोनों के बीच में बैठाने की कोशिश करेंगे। एंड एक्लीस फीनिक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर जो ग्रीक्स का है उसका नाम है मेरमिडोन्स एंड मेरमिडोन्स मैंने आपको पहले बता दिया ये आर्मी है
एक्लीस की। ओके, बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो मेलमेडॉन्स में इंक्लूड हुए। तो ये तो बात हो गई ग्रीस या। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड पार्टी आ जाती है, यानी कि ट्रोजन्स या ट्रॉय के जो किंग्स हैं या ट्रॉय से जो कनेक्टेड हैं उनकी। सबसे पहला कैरेक्टर आ जाता है हेक्टर का। हेक्टर ये आप कह सकते हो कि राजकुमार है ये, ही इज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय। ठीक है, ट्रॉय के दो प्रिंस हैं, ट्रॉय इज अ किंगडम। ठीक है, पहले तो हेक्टर है, दूसरे हैं पेरिस। ठीक है, पेरिस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, हेक्टर के बारे में बता देती हूँ। हेक्टर राजकुमार है, ही इज सपोज टू टेक ओवर द किंगडम आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इनके पापा अगर हट जाते हैं तो ये ट्रॉय के किंग बनेंगे। ठीक है, एंड ही इज द सन ऑफ किंग प्रियम एंड क्वीन हेक्यूबा। खुद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं, एक्लीस के पैरेलल ये रहेंगे। ठीक है, दो सिमिलर वॉरियर्स चाहिए होते हैं। सो ओवरऑल जो वॉर रहेगी वो एक्लीस और हेक्टर के बीच में रहेगी। जो क्लाइमेक्स रहेगा वो एक्लीस और हेक्टर के बीच में रहेगा। एंड हेक्टर जो है वो एक्लीस पे एक वॉरियर है, वो फाइट करना जानता है, वो स्किलफुल है, बट हेक्टर जो है वो थोड़े से एक पॉइंट पे ब्लड लस्टी हो जाते हैं, वो खून बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं एंड वो रैंडमली लोगों को मारने लगते हैं। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस आ जाता है एक्लीस और हेक्टर के बीच में। ओके, एंड ओवरऑल ये अपने भाई, जो इनका भाई है पेरिस, उससे नफरत करते हैं, क्योंकि पेरिस ही वो रीज़न बनता है जिसकी वजह से ये ट्रोजन वॉर हो रही है। सो ही हेट्स पेरिस। ओके, किंग प्रियम की बात करें तो ही इज द फादर ऑफ हेक्टर, फादर ऑफ पेरिस, ही इज द किंग ऑफ ट्रॉय। ठीक है, ट्रॉय किंगडम का राजा है एंड ही इज द हस्बैंड ऑफ हेक्यूबा। ओवरऑल ये बूढ़े हो चुके हैं, तो ये आप कह सकते हो कि बैटल फील्ड में नहीं आएंगे, बट ये एडवाइस देते रहेंगे। एंड ही इज द फादर ऑफ 50 ट्रोजन हीरोज। ट्रोजन के 50 ऐसे वॉरियर्स रहेंगे जिनके पिता हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा रेफरेंस महाभारत और यहाँ का समझ में आ रहा होगा। धृतराष्ट्र जो थे वो, उनके 100 बेटे थे। ठीक है, प्रियम के 85। ठीक, तो ये थोड़ा सा रेफरेंस है कि इनके 50 बेटे थे जो कि किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, एंड जिसमें सबसे बड़े जो थे वो थे हेक्टर। ओके, खुद एज अ किंग ये बहुत ही लॉयल है, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही काइंड हार्टेड किंग है, एंड ये अपने जो रूल्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से मानते हैं। हेक्यूबा की जब बात करते हैं तो हेक्यूबा शी इज द क्वीन ऑफ ट्रॉय। इनके बारे में ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं है। शी इज द वाइफ ऑफ किंग प्रियम, मदर ऑफ पेरिस एंड हेक्टर। ठीक है, पेरिस को कई जगह अलेक्जेंडर भी बोला गया है। किंग पेरिस जो है वो इज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय, एंड यही ओवरऑल कैटलिस्ट बनते हैं, या इन्हीं की वजह से जो है ट्रोजन वॉर अकर कर रही है। ठीक है, इनकी पूरी ओवरऑल स्टोरी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं, हेलेन। सो हेलेन शी इज द डॉटर ऑफ गॉड जूइस एंड शी इज द वाइफ ऑफ मेलिनस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इन्हें पेरिस से प्यार हो जाता है, फिर ये पूरा प्लान बनाती हैं और फिर ये पेरिस के साथ भाग जाती हैं, एंड ये मतलब ओवरऑल प्रिटेंड कराती हैं कि इनको किडनैप किया गया। ओके, एंड शी इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ट्रोजन वॉर। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट करा है, ट्रॉय में कुछ और प्रेजेंट करा है, एंड इसी की वजह से दोनों पार्टीज के बीच में वॉर हो रही है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एलिस। एलिस ये जो है वो गॉडेस एफ्रोडाइटी के बेटे हैं, एक ट्रोजन आप कह सकते हो नोबल ट्रोजन वॉरियर है, एंड ये एज सच इस स्टोरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे, बट ये गॉडेस एफ्रोडाइटी के बेटे हैं। तो गॉडेस एफ्रोडाइटी अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगी। देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे वो बैटल फील्ड पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी लोगों को, ताकि इनका बेटा बच सके, वो जीत सके। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एंड्रोमाश। शी इज द वाइफ ऑफ हेक्टर, एंड वाइफ तो है ही बट ये साथ में वॉरियर भी हैं। तो ये अपने हस्बैंड के साथ बैटल फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, बहुत ही लविंग और डेयरिंग वाइफ है, बहुत ही लविंग मदर, एज अ मदर इनको पोर्ट्रे किया गया है, एज अ ब्रेव वॉरियर इनको स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया है। एंड जब बैटल हार जाते हैं, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, देन ये ग्रीफ भी करती हैं, एंड टू सम एक्सटेंट इन्हें लगता है कि
ये जो ट्रोजन वॉर हो रही है उसकी वजह से ट्रॉय का एंड जो है वो आएगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एस्ट्रोनैक्स। एस्ट्रोनैक्स बहुत ही माइनर कैरेक्टर, छोटा सा कैरेक्टर है। ही इज द सन ऑफ हेक्टर एंड एंड्रोमाश। ओके, और कुछ नहीं है, एक छोटा सा बेबी है, ये इन्फैंट है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर पॉलीडेमस। पॉलीडेमस ये एक वॉरियर है, ट्रोजन वॉरियर है, एडवाइजर रहेंगे हेक्टर के। एंड ये अपनी स्ट्रैटेजिक इंसाइट यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, किस तरीके से हमें युद्ध लड़ना चाहिए ट्रोजन्स को, उसके लिए ये हेक्टर की हेल्प करेंगे। एंड ही बिकम्स द वॉइस ऑफ रीजन इन ट्रॉय। ट्रॉय का वॉइस ऑफ रीजन ये बनेंगे। ग्रीक्स का वॉइस ऑफ रीजन जो है वो ओडिसीज और नेस्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है ग्लेकस का। ग्लेकस ये भी एक ट्रोजन वॉरियर है। हर कोई यहाँ पे ब्लाइंड से ट्रोजन के बारे में ही बात हो रही है। ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट जो इनके एपिक है उसमें इनका ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। बस एक सीन आती है जहाँ पे ये डियोमिडस से फाइट करेंगे, एक डुएल दोनों के बीच में होगा। एंड वही एक ओवरऑल सीन रहती है। ओवरऑल ये जब इनकी और डियोडेमस की लड़ाई हो रही तब दोनों को रियलाइज होगा कि ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो आप कह सकते हो कि युद्ध है, जो बैटल दोनों के बीच में होता है, जो डुएल दोनों के बीच में होता है, उसको स्टॉप कर देते हैं। एंड ये एक सिंबल बनता है, ये जो फाइट थी ये एक सिंबल बन जाती है कि हमें अपने ईगो से, आप कह सकते हो कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हटा के हमें हमेशा फोकस किंगशिप और कंपेनियनशिप पे रखना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एगेनोर का। एगेनोर भी एक ट्रोजन वॉरियर है एंड ही इज द सन ऑफ एथेनोर। एक आप कह सकते हो एक माइनर कैरेक्टर है, एक छोटे से वॉरियर है जो ओवरऑल इन्वॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डोलन। डोलन भी एक ट्रोजन वॉरियर है। ये वॉलंटियर करते हैं जब युद्ध एक ऐसे मोड पे, जो वॉर है वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे इनको रिट्रीट करना होता है ट्रॉय को अपने आप को बचाने के लिए, तो वहाँ पे डोलन जो है वो साथ दे। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेनेडरस का। ये एक स्किल्ड आर्चर है, इज द सन ऑफ लेकिन एंड ये ट्रोजन के साइड फाइट कर रहे हैं। अगेन अनदर माइनर कैरेक्टर। एटेनोर। एटेनोर ये भी एक ट्रोजन वॉरियर है, ट्रोजन नोबलमैन है। किंग प्रियम के ये एक आप कह सकते हो एडवाइजर की तरह वर्क करेंगे। एंड वो ओवरऑल किंग प्रियम को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें जो है ग्रीक्स की बात मान लेनी चाहिए, हमें हेलेन को वापस कर देना चाहिए। एंड ही रियलाइजेस कि ट्रॉय का इस वॉर के साथ जो है वो ट्रॉय का अंत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा स्पेरिडन, जो है वो लेसियन प्रिंस है। एंड ये ट्रोजन के एलाय की तरह काम करेंगे। एलाय मतलब फ्रेंड की तरह काम करेंगे। जब ट्रॉय अपना जो बैटल है वो हारने लगेंगे तब वो असिस्टेंस के लिए दूसरे किंग से हेल्प लेंगे, दूसरे किंगडम से हेल्प लेंगे। एंड उसमें से एक किंग रहेंगे या एक प्रिंस जो रहेंगे वो है स्पेरिडन। ठीक है, ही इज द सन ऑफ जूस। अगेन गॉडेस जूस की बात हुई है, गॉड जूस की बात हुई है। एंड ये डिफेंड करेंगे ट्रॉय को। एंड इस पॉइंट पे ट्रॉय थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लेरिस एंड बेरस का। इन दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगी। ये दोनों ही जो है वो ट्रॉय के आप कह सकते हो कि सिटीजन्स हैं, फीमेल्स हैं। एंड जब वॉर होता है तो एक आदत होती है, जो वॉर में जीती हुई लैंड होती है वो जो जीता है उसकी होती है। एंड वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको स्लेव्स बना दिया जाता है। तो जब ग्रीस जो है एक सर्टेन एरिया ट्रॉय का कैप्चर कर लेते हैं तब वो इन दोनों को अपना स्लेव्स बना लेते हैं। सिरसिस जो है वो एगेनोन की स्लेव बनती है, बट एंड ब्रेसिस जो है वो एक्लीस की स्लेव बनती है। बट मैंने कहा था ना कि एगेनोन जो है वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं एंड थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, तो अपना ईगो दिखाने के लिए वो एक्लीस को कहते हैं कि तुम मुझे ब्रेसिस भी दे दो, दोनों स्लेव जो है वो मैं अपने पास रखूँगा। एंड इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि एक्लीस को कुछ हद तक ब्रेसिस से जो है वो अटैचमेंट हो जाती है, प्यार कुछ हद तक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है सिसिलिस का। सिसिलिस ये गॉड
अपोलो के प्रीस्ट हैं यानी कि भक्त हैं, ठीक है, एंड ही इज द फादर ऑफ सिसरस। एंड जब सिसरस को मतलब वॉर में जीत लिया जाता है, तब ये गॉड अपोलो से प्रे करेंगे कि आप किसी भी तरीके से ग्रीक्स को जीतने मत दीजिएगा, एंड दिस बिकम्स द रीजन कि अपोलो जो है वो ट्रॉयस का साथ देते हैं, गॉड अपोलो जो है वो। अब हम बात करते हैं जो लास्ट पार्टी आ जाती है, लास्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ गॉड्स आ जाते हैं, इमॉर्टल्स आ जाते हैं जो इस पूरे एपिक में इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे गॉड जूस, ही इज द किंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है, एंड ये हेरा के हस्बैंड हैं, गॉडेस हेरा के हस्बैंड हैं, एंड गॉडेस हेरा के ब्रदर भी हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्रीस में है एक चीज़ कि उन भाई बहनों ने आपस में ही शादी कर ली थी, बट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बात खत्म। सो जूस ओवरऑल जो है वो बहुत ही इम्पार्शियल रहता है थ्रू आउट द वॉर, वो बस दूर से वॉर को देख रहे होता है, एंड वो इवन बाकी गॉड्स को भी कहते हैं कि आप इन्वॉल्व मत होइए, ये इंसानों की वॉर है, इंसानों का बैटल है, हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एज गॉड्स। वो बाकियों को रोकते भी हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है कि ये एक आप कह सकते हो एक प्रॉमिस थेटिडस को ओन करते हैं, ठीक है, कि भाई अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम मुझसे हेल्प लेना, मैं कर दूंगा। तो जब एक्लीस हारने लगता है या एक्लीस फाइनल बैटल के लिए जाने लगता है, तब थेटिडस जो है वो जूस के पास जाती हैं एंड वो जूस की हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, एंड इसकी वजह से जूस जो है वो ग्रीक्स का साथ देने लगता है। ओके, हेरा शी इज द क्वीन ऑफ गॉड्स, क्वीन ऑफ गॉडेसेस, एंड ये भी जो है वो गॉड क्रोनोस और रिया के बेटी हैं। जूस जो है वो गॉड क्रोनोस और रिया के बेटे हैं, ठीक, ये क्लियर होगा। शी इज द वाइफ एंड द सिस्टर ऑफ जूस, एंड ये बहुत ही जेलस रहती है, बहुत ही कैलकुलेटिव रहती है, बहुत ही पावरफुल रहती है, एंड वॉट एवर हिज हस्बैंड डज, हर हस्बैंड डज, जो भी इनके हस्बैंड कर रहे हैं वो उसका अपोजिट करते हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से चलती है, ठीक है। हस्बैंड से नहीं चलती है, इनके हस्बैंड जो है वो इनफिडेलिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड शी इज़ द गॉडेस ऑफ मैरिज। तो जब मैरिज में ही इनफिडेलिटी होगी तो ऑब्वियसली एक क्योटिक रिएक्शन होगा, एंड वो रिएक्शन आपको ग्रीक की कोई भी बुक आप उठाओगे, कोई भी स्टोरी उठाओगे, वो आपको देखने मिलेगा, एंड दिस बिकम्स द रीजन कि ये ट्रॉय का साथ देती है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर या नेक्स्ट गॉडेस इज गॉडेस अथीना। इनको पैलेस अथीना भी कहा जाता है। शी इज द डॉटर ऑफ जूस, ठीक है, जूस की बेटी रहेंगी ये, एंड शी इज द गॉडेस ऑफ वॉर, विजडम एंड क्राफ्ट। वॉर के दो हैं, एक तो गॉडेस है जो कि अथीना है, दूसरे ग्रीक्स में गॉड ऑफ वॉर भी हैं जो कि हैं एरिस, एंड दोनों ही जो है वो जूस के बच्चे। ओके, एथीना जो है वो ग्रीक्स का साथ देती हैं क्योंकि वो ट्रॉय से नफरत करती हैं, एंड ऑनेस्टली उन्हें जो है ओडिसियस से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि ओडिसियस की समझदारी, उनकी चतुराई, उनके बोलने का तरीका जो है वो एथीना को रिप्रेजेंट करता है। ओके, शी इज द गॉडेस ऑफ विजडम एंड क्राफ्ट, एंड ओडिसियस ये दोनों ही क्वालिटीज बहुत अच्छे से दिखाते हैं, इवन एज अ वॉरियर भी वो बहुत अच्छे हैं। तो जिस चीज़ को गॉडेस एथीना रिप्रेजेंट करती हैं वो तीनों क्वालिटीज ओडिसियस में दिखती हैं, एंड दिस बिकम्स द रीजन कि वो ग्रीक्स का साथ देते हैं, ठीक है। थेटिडस के बारे में मैंने पहले बता दिया, एक्लीस की मदर है, शी इज अ सी निम्फ, एंड ये जब एक्लीस फाइनल बैटल के लिए जा रहे होंगे तब ये जूस के पास जाएंगी, एंड ये हेफेस्टस गॉड हेफेस्टस के पास भी जाएंगी, एंड दोनों को ही ये प्रोमिसेस ओन करती हैं। तो ये जाएंगी एंड उनसे अपने आप कह सकते हो एक तरीके से एक वरदान या हेल्प उन दोनों ही गॉड से वो मांगेंगी कि आप मेरे बेटे की हेल्प करो ताकि मेरा बेटा इस वॉर को जीत जाए। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है अपोलो का, गॉड अपोलो का, ही इज द सन ऑफ जूस एंड लेटो। लेटो एक अलग आप कह सकते हो कि अलग कैरेक्टर है, स्टोरी में नहीं आया है, बस अपोलो के बारे में बताया गया है कि वो हेरा के बेटे नहीं है। अभी तक जो था वो हेरा के बेटे थे, एथीना जो है वो हेरा की बेटी थी, एरिस जो थी वो हेरा की बेटी थी, बट अपोलो जो है वो जूस के तो बेटे हैं बट वो किसी और के थ्रू हुए, ठीक है। ही इज द गॉड ऑफ आर्चरी एंड म्यूजिक। इनकी एक ट्विन सिस्टर भी है, ठीक है, उनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। एंड
ये ट्रॉयस को साथ दे रहे होंगे, ओके। एंड ये वो गॉड बनेंगे जो इन्फ्लुएंस करता है कि प्रोटोकस का एक बहुत ही रूथलेस तरीके से, बहुत ही ग्रूसम तरीके से डेथ हो, ओके। नेक्स्ट आती है एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइटी शी इज द गॉडेस ऑफ लव एंड शी इज द डॉटर ऑफ जूस, एंड ये मैरिड है हेफेस्टस से, गॉड हेफेस्टस से मैरिड है ये। लव ब्यूटी की गॉड है ये। एंड ओवरऑल इनका मतलब जब आप खुद में जो है वो प्यार और खूबसूरती की देवी हो तो ऑब्वियसली आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत सारे लोग रहेंगे। भले ही हेफेस्टस से इनकी शादी होती है, बट ग्रीक्स में इनका एक आप कह सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक सेकेंड रिलेशनशिप जो है वो गॉड एरीज के साथ भी रहता है, ओके। एफ्रोडाइटी जो है वो पेरिस को सपोर्ट करेंगी एंड ये ओवरऑल ट्रॉयस को सपोर्ट करेंगी इस बैटल में। नेक्स्ट गॉड जो आ जाता है वो है पोसाइडन। पोसाइडन ही इज द ब्रदर ऑफ जूस एंड ही इज द गॉड ऑफ सी। ओवरऑल ये ग्रीक्स का साथ देने की इनके पास रीजन ये रहता है कि भाई पोसाइडन ने ट्रॉय किंगडम को स्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रियम की एंड उनके जो डिसेंडेंट थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। बट इन रिटर्न किंग प्रियम हो गए या उनके जो डिसेंडेंट्स हो गए, उन्होंने कभी पोसाइडन को थैंक यू नहीं बोला, कभी भी उनको एक्नॉलेज नहीं किया उनकी हेल्प को, ठीक है। दिस बिकम्स द रीज़न कि पोसाइडन जो है वो ट्रॉयस को नफरत करते हैं, ट्रॉयस से नफरत करते हैं, और वो चाहते हैं कि ट्रॉय एज अ किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड दिस बिकम्स द रीज़न कि वो ग्रीक्स का साथ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट गॉड इज हेफेस्टस। हेफेस्टस ही इज द सन ऑफ जूस एंड हेरा, एंड पर्टिकुलरली हेरा, ठीक है। हेरा अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी कि वो बार बार किसी और के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, एंड उसके चलते उन्होंने जूस को धोखे में रख के हेफेस्टस को क्रिएट किया था, एंड जिसकी वजह से हेफेस्टस जो है वो एज अ आप कह सकते हो एज अ गॉड वो क्रिपल्ड है, ठीक है। क्रिपल्ड मतलब वो एक डिसेबल्ड है। जैसे एक गॉड की पिक्चर हमारे दिमाग में जब आती है तो हम बात करते हैं कि कोई लंबा चौड़ा एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान होगा, जिसको एक खूबसूरत सा बीइंग होगा, इंसान नहीं होगा, एक खूबसूरत सा बीइंग होगा जिसकी तरफ हम खुद से अट्रैक्टेड होंगे। बट हेफेस्टस के साथ ऐसा नहीं होता है। वो देखने में भी खूबसूरत नहीं है, अगली हैं, उनका वो डिसेबल्ड भी हैं, क्रिपल्ड भी हैं, वो लंगड़ा के भी चलते हैं, एंड इसी वजह से हेरा जो है उन्होंने जो है हेफेस्टस को जो मेन जहाँ पे सारे किंग्स जहाँ पे सारे गॉड्स रहते थे वहाँ से उनको हटा के उन्हें हेफेस्टस को जो है वो गॉड ऑफ स्मिथ बना दिया था, ठीक है। तो गॉड्स के जितने भी वेपन्स होते हैं, जितने भी डिफेंड करने वाली चीज़ें होती हैं, या वॉर में जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं या कुछ क्रिएट करना होता है, वो हेफेस्टस करते हैं, ठीक है। एंड ये ओवरऑल जो है वो ग्रीक्स का साथ देते हैं, रीजन बीइंग कि थेटेटस ने इनसे हेल्प ली, ओके। एंड थेटेटस के रिक्वेस्ट की वजह से ही इन्होंने जो है वो एक्लीस की हेल्प की थी, एक्लीस को एक आर्मर प्रोवाइड किया था, ओके। नेक्स्ट है गॉडेस आर्टेमिस। आर्टेमिस ये ओलंपियन गॉडेस है जो ग्रीक मिथोलॉजी में रहती हैं, एंड शी इज द गॉडेस ऑफ हंट, विल्डरनेस एंड वाइल्ड एनिमल्स। अपोलो की ट्विन सिस्टर है, ठीक है। अपोलो की मैंने ऊपर मेंशन किया था कि एक ट्विन सिस्टर भी एक उनकी बहन है, तो वो आर्टेमिस है। अपोलो वाज द किंग गॉड ऑफ हंट, शी इज द गॉडेस ऑफ हंट, विल्डरनेस एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक। जूस और लेटो की ये डॉटर है, एंड ये ट्रॉयस को सपोर्ट करेंगी, अपने भाई का साथ दे रही होंगी, एंड यही जो है वो हेक्टर की कई जगह हेल्प करी है, कई जगह हेक्टर को इन्फ्लुएंस की है ताकि वो वॉर में पार्टिसिपेट करें, ओके। हेल्प करती है कि वो बैटल फील्ड में इजीली विन कर सके, ओके। नेक्स्ट गॉड इज एरीज। ही इज द गॉड ऑफ वॉर इन ग्रीक मिथोलॉजी, एंड ही इज द सन ऑफ जूस एंड हेरा। गॉड ऑफ वॉर है ये। ओवरऑल इनका इन्वॉल्वमेंट एसच रहता नहीं है, ये बस ये चाहते हैं कि वॉर जो है वो बिना किसी गॉड या किसी इन्फ्लुएंस के बिना ये वॉर, ठीक है। गॉड ऑफ वॉर है, एंड वो चाहते हैं कि जो युद्ध के जो प्रॉपर नियम है वो बहुत अच्छे से फॉलो, ठीक है। युद्ध का जो एक्चुअल वायलेंट एस्पेक्ट है ये वो दिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द एपिक, ठीक है।
नेक्स्ट इज गॉड हर्मिस। हर्मिस आप जैसे हमारे इंडियन मिथोलॉजी में नारद मुनि है, वैसे ही ग्रीक्स में जो है वो हर्मिस हैं। ये एज अ मैसेंजर वर्क करेंगे एंड ये बहुत ही आप कह सकते हो कनिंग है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा बहुत क्विक विटेड इंसान है। गॉड है ये इंसान, नहीं गॉड है ये। एंड ये ओवरऑल जो मैसेजेस हैं एक गॉड से दूसरे गॉड के, या गॉड के मैसेजेस वॉरियर्स के पास ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। लास्ट गॉडेस है गॉडेस एरिस। एरिस वैसे तो शी इज द गॉडेस ऑफ क्योस, ठीक है, गॉडेस ऑफ क्योस है ये। एंड शी इज द डॉटर ऑफ गॉडेस ऑफ निक्स। जब आप ग्रीक मैथोलॉजी में पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि निक्स इज द गॉडेस जिससे जूस भी डरते थे, ठीक है। एंड ये एरिस जो है वो निक्स की बेटी है एंड शी होल्ड्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड डिफरेंट पावर। इसकी वजह से ओवरऑल जितने भी गॉडेस हैं, जितने भी गॉड गॉडेसेस हैं, वो एरिस के रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड एरिस से कुछ हद तक डरते भी हैं। बट इस एपिक में एरिस कोई क्योस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती है, वो एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं एंड वो बस एक एक गॉड का मैसेज है, एक गॉडेस का मैसेज जो है वो दूसरे तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे कैरेक्टर्स। होप आपको समझ में आ गया होंगे एंड आपने जितने पॉइंटर्स हैं वो सब आपने अपनी नोटबुक पे या कहीं पे भी आपने बना लिए होंगे। एंड ये है हमारी फर्स्ट वीडियो द इलियाड पे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम इलियाड की एक क्विक समरी, जितने शॉर्ट में हम इलियाड को कंप्लीट कर सकते हैं, जितने की पॉइंटर्स में हम बात कर सकते हैं, उतने की पॉइंटर्स में हम बात करने की कोशिश करेंगे। एंड फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।